क्या है और आपके ये उपन्यास से कैसे जुड़ा है? हाँ, शीर्षक मेरे हर उपन्यास में या कहानियों में भी बहुत समय लेता है। कहानी तो बन जाती है लेकिन शीर्षक के लिए बहुत फिर धीरे धीरे करते करते किसी दिन अचानक आ जाता है मेरे पास और बन जाता है एकदम से। वैसा ही इसके साथ भी हुआ और वैसा ही पहला उपन्यास जो था अनहारे तलछट में चमका, तो उसके लिए भी शीर्षक के लिए मुझे बहुत सोचना पड़ा कि कोई ऐसा शब्द, कोई ऐसी पंक्ति जो कि पूरी बात कह सके, जिसमें पूरी लिए आना यहाँ पिछली बार की तरह ही इतनी सुंदर स्मृतियों से जुड़ना और एक अच्छी बातचीत का हिस्सा बनना। मेरे जीवन के जहाँ से मैंने कविता को पाया तो मेरे घर में साहित्य का माहौल था। आचार्य हजैब शाह द्विवेदी का परिवार मेरा परिवार रहा। मेरे पिताजी के बड़े भाई थे, तो किताबें हम लोगों को खिलौने नहीं मिलते थे, किताबें थी और मतलब अध्यापकों के यहाँ ज़्यादातर किताबों का ही चलन होता था, खिलौनों पे कोई महत्व नहीं किया। बहुत जगहों पर लगा कि इससे एक ऐसी समझ भी आई। तो गंभीरता की बात ये शायद कि आप इस तरह से टकराते हुए, इस तरह से स्वर देते हुए अपनी जो मत थे, अपनी जो अभिव्यक्तियाँ थी, उससे शायद ये थोड़ा बहुत खूब। बहुत ही अच्छी यात्रा आपकी अभी तक रही है और हम चाहेंगे कि आगे भी आप अपना दायरा बढ़ाती रहें और स्पेस आपको मिले और हमें अच्छी अच्छी आपकी किताबें पढ़ने का अवसर मिले। तो अक्षय मंच पर 100 बेन, ये शीर्षक बहुत जिज्ञासापूर्ण है, तो इसका अर्थ क्या है और आपके ये उपन्यास से कैसे जुड़ा है? हाँ, शीर्षक मेरे हर उपन्यास में या कहानियों में भी बहुत समय लेता है। कहानी तो बन जाती है लेकिन शीर्षक के लिए बहुत फिर धीरे धीरे करते करते किसी दिन अचानक आ जाता है मेरे पास और बन जाता है एकदम से। वैसा ही इसके साथ भी हुआ और वैसा ही पहला उपन्यास जो था अनहारे तलछट में चमका, तो उसके लिए भी शीर्षक के लिए मुझे बहुत सोचना पड़ा कि कोई ऐसा शब्द लेना होता है। पगडंडी जेंडर नहीं जानती, वो सिर्फ पैरों को जानती हैं, पर जिनमें हौसला भरा होता है या इन्हीं हौसलों को तोड़ने की कोशिश होती है, उन्हें तोड़ती कोशिशों के विरुद्ध तन कर खड़ा होना होता है। ये पंक्तियां इतना साहस भर देती हैं, इसे मैंने बार बार पढ़ा, जैसे मैंने आपको अभी कहा, और कुछ प्रश्न थे हमारे बच्चों के शोध छात्रों को मैं लेके आई हूँ उनके प्रश्न भी और बच्चों को भी आपसे संवाद करूं उसके पहले मैं अनुभा जी को बहुत बधाई और मंगल कामनाएं देती हूँ। आपने जिस तरह से प्रश्न किए, बिल्कुल उधेर के सारी चीजें आप समक्ष लेकर आई और उनके व्यक्तित्व के सारे पहलू उद्घाटित होकर हमारे समक्ष आए। वैसे ही मधुर तो है ही देखने में, और इस मधुरता के पीछे जो दृढ़ता है वह भी आप समक्ष लेके आई। देशीय और वैदेशिक सारे मंचों पर इनके योगदान वैसे तो सभी जानते हैं और आपको कौन नहीं, लेकिन मैं आपसे संवाद करने को विवश हुई थी मेरे छात्रों के कारण, जिनकी बड़ी जिज्ञासा थी आपके साहित्य के प्रति और आदिवासी साहित्य पर आपने एक काम किया था उसके प्रति, और आपके व्यक्तित्व की चर्चा मैं BHU में सुनकर आई थी, तो मेरी बड़ी जिज्ञासा थी आपसे मिलने। मेरा प्रश्न है कि आपके घर में साहित्य का भगवान था, जिसे हम सब भगवान की तरह समझते हैं, उसके हास की बड़ी चर्चा हमने सुनी है। उसका हास आपके ऊपर आशीर्वाद रूप में बरस रहा है। क्या आपके लेखन के समय जब आप लिखती होती हैं तो वह व्यक्तित्व कहीं आपके पास खड़ा होता है, कहीं आशीर्वाद के रूप में, या उनके, हालांकि भाषा तो बिल्कुल उनकी भाषा, तो क्या कहना, तो वह भाषा तो अभी लाई नहीं जा सकती उसको। तो मेरा हर वक्त का जो सबसे सुंदर उपन्यास, अगर मैं जीवन में बहुत पवित्र, बहुत परिनिष्ठित, सबसे सुंदर, वह है अनाम दास का पोथा। वैसे तो चारुचंद्र लेख और पुनर्नवा बाणभट्ट की आत्मकथा सब क्या कहना, लेकिन अनाम दास का पोथा जो माधुर्य, जो भोलापन, जो पवित्रता उसमें है, शायद ही किसी ने आज तक पढ़ी। तो मैं यही केवल जानना चाहूंगी कि उस व्यक्तित्व को आप कैसे अपने अंदर समेटती हैं और कैसे उनको अनुभूत करती हुई लिखती हैं।
मुझे भी प्रिय है अनाम दास का पोथा। और पूरी हमारी जो भारतीय दर्शन की परंपरा है, जिसमें अनुभव को ज्ञान माना गया है, इतने सहज तरीके से उसमें आता है, वो बात मुझे बड़ी पसंद आती ना। हर चीज को अनुभव की कसौटी पे कसते हैं जो रैप हैं। मुझे मेरा सौभाग्य, मैं कहूंगी कि उस परिवार में मेरा जन्म हुआ, और मैंने अब तक पाया है कि पाठकों ने भी इस चीज को बहुत मजे में लिया है, आनंद उठाया है इसका। चाहे वो अनिहारे तंचक में चमका हो, चाहे जब इसमें एक चैप्टर आता है जब शाम हो रही है तो मैं कहती हूँ अंधेरा शाम के चुटपुटे में दर्द भरता है, तो मुझे बहुत मजा आता है ऐसा कहने में। तो पाठक भी मेरा बहुत रिलेट करता है कि मतलब दर्द भरा ही तो मनुष्य की तरह जा रहा है, धीरे धीरे तक मतलब तो धीरे धीरे जा रहा है, तो धीरे धीरे शाम उतर रही, बस कहना इतना ही है। तो उसे भी नहीं जल्दी स्वीकार करते हैं। और शुरू में ये दिक्कत आती थी कि मैंने शिल्प में भी मैं तोड़फोड़ कर देती हूँ, क्योंकि जैसा बन रहा होता है, क्योंकि हमें तो जीवन दिखाना है, तो जीवन में जैसा आ गया, तो वो इसको भी बहुत जल्दी से स्वीकार नहीं कर पाती कि कोई स्त्री शिल्प भी बदल देगी। तो मैंने तो अपने पहले उपन्यास से शिल्प में काफी बदलाव किए। तो ये भी इस तरह की चुनौतियां आती हैं, लेकिन धीरे धीरे वो चीजें स्वीकार करते हैं। महादेव वर्मा को भी तो स्वीकार किया स्वीकार कर लेते हैं, कृष्ण सोबती को स्वीकार किया, बहुत से लोगों को स्वीकार किया। तो दिक्कतें आती हैं, शुरू में कहते हैं कि ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं है, सब होता है, लेकिन आलोचना भी होती है। लेकिन जो उसे पार कर जाता है, उस स्टेज पे रुकने की बहुत संभावना होती है, क्योंकि वो कोशिश ही होती है रोकने की एक तरह से। अगर आप वहां रुक जाते हैं तो फिर आप वहीं रह गए। लेकिन अगर आपने पार कर लिया, आपने नहीं सुना, वर्जीनिया वुल्फ की एक बात है ना कि गाली का उत्तर देने, अगर गाली देने के लिए रुकोगी तो हार जाओगी तो रुकना नहीं है। आपको क्यों ही गाली का उत्तर गाली में देना है और क्यों ही आप उसमें उलझ करके अपनी सारी ऊर्जा, अपनी सारी एनर्जी लगाएं। बेहतर हो कि आप अपना काम करने में उसे लगाएं। तो यही रास्ता मैंने लिया और काम किया और अंततः स्वीकार किया ही तो ये होता है।